मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आज मैं हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रभाव को अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उनमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित नहीं रहती है तब तक वे ही एक भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं, जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बागरू, मेवाती, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढानी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि अनेक रूप इसके भेद पाए जाते हैं, किंतु सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे ही रूप भी ब्रज या मैथिली ही माने जाते हैं, और उन सब रूपों में रचित हिंदी साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही साहित्य कहा जाता है। भाषा के रूप भेद को बुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के प्रारंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यदि अपभ्रंश अपने मूल रूप से ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही अपभ्रंश भाषा, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अभट्ट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अभट्ट नाम देना एक भ्रम उत्पन्न करता है। जिन विद्वानों ने नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उस तथ्य का समर्थन करते हैं। गोलेरी पहले विद्वान है जिन्होंने ईश्वर शब्द में कहा है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर शब्द का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश के इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्य अपभ्रंश के रूप में स्वीकृति के पश्चात उसके पास आती है। शुक्ल जी ने गोलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांस्कृतिक ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व के प्रचार की भाषा से सिद्ध किया है। इसी कारण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचना के इतिहास में गोलेरी जी और राहुल सांस्कृतिक के मत को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी भी साथ कुछ सहमत होते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजार प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा की पुरानी हिंदी के रूप में चलती है, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो जाता है। इस प्रकार वे अपभ्रंश को ही हिंदी के अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके मंतव्य से ऐसा सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उसके मंतव्य से शुरू हो जाता है।
उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभ रूप है। इसके अनुसार अपभ्रंश के शब्दों के तद्भव शब्द रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उनमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा, जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवभट्ट का झगड़ा खड़ा किया है, वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसके आरंभिक हिंदी ने मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवभट्ट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी का आरंभिक रूप को अवभट्ट कहा है और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिस कुछ विद्वान अवभट्ट कहना चाहते हैं वही अपभ्रंश का रूप है, जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है। अतः साहित्य का अपभ्रंश है जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की संरचनाएं आ जाती है। उन्हें हिंदी साहित्य से निकालकर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवभट्ट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं लगता। इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसका दूसरा तत्व भी है जिसे साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है। अपभ्रंश के साहित्य में उनका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु स्थिति जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से है। हिंदी के नाथ साहित्य से है, हिंदी के भक्ति कला से जुड़ता है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रखते हैं तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जरूर तने से कटा हुआ वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा विकास के आरंभ स्थिति तथा 12वीं तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश ग्रंथों से उसे सावधानीपूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भूल की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश आरंभ में हिंदी की रचनाओं में प्रस्तुत की है। अतः ऐसे कवियों को रचनाएं दो वर्गों में विभाजित करते हैं, उसी आधार पर उनकी गणना करते हैं। एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है, दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी। साहित्य लिखने के कारण उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाती है। तो या अधिक भाषाओं की रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती गई। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।